So, hello everyone. My name is Nitish Pandey, and we are here to discuss about a topic related to your air pollution, you can say subject or syllabus, जिसमें हम मेट्रोलॉजी डिस्कस करेंगे. मेट्रोलॉजी मींस स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट फिनोमेना. मौसम या जो ये मौसम विभाग संबंधी पढ़ाई लिखाई करते हो उसको आप बोलते हो मेट्रोलॉजी. जो वेदर फॉर्मेशंस होते हैं इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो वेदर फॉर्मेशंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर, जैसे विंड. तो ये सब फैक्टर्स हम किस तरीके से मेजर करते हैं और किस तरीके से हम इनको अकाउंट में लेते हैं, किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो सेशन है ये इसी के ऊपर डेडिकेटेड है. ठीक है. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड इट इज वेरी इजी. इजी क्यों है? क्योंकि ज्यादातर चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी इन हाई स्कूल, तो इसलिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है ये हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखा हूं. इसीलिए एटमॉस्फेयर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल. इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है क्या? इट इज थिक गैसियस एनवेलप. ये एक थिक मोटा सा गैसियस एनवेलप है, गैस का आवरण है. किधर? विच सराउंड्स द अर्थ, जो हमारे प्लेनेट को सराउंड करता है फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से. एंड इज अटैच्ड टू द अर्थ सरफेस, और ये अर्थ सरफेस से अटैच्ड है बाई ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से. ग्रेविटेशन फोर्स आपको पता है कि बिकॉज ऑफ जी हर एक चीज जो है अर्थ के द्वारा खींची जा रही है. तो जो ये एनवायरमेंटल मास है, जो ये एटमॉस्फेयर है हमारे प्लेनेट के सराउंडिंग, ये भी अपने वेट की वजह से ग्राउंड सरफेस की तरफ अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर है एग्जर्ट कर रहा है. और ये जो प्रेशर है इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. सो एटमॉस्फेयर इज पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. ये सब हमने एयर पोल्यूशन में लाइव वाले में डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि बायोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, पीडोस्फीयर क्या है, जीरोस्फीयर क्या है, क्रायोस्फीयर क्या है, वहां पे हमने समझाया हुआ था. सो एटमॉस्फेयर इज पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. ये बायोस्फीयर का पार्ट है. बायोस्फीयर मींस वो एरिया जहां पे लिविंग एंटिटीज प्रेजेंट है, विच इंक्लूड्स, जो कि इंक्लूड करता है हाइड्रोस्फीयर, वो एरिया जहां पे पानी प्रेजेंट है, एंड लिथोस्फीयर, वो एरिया जहां पे रॉक्स प्रेजेंट है. नोट लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द टोटल मास, जो टोटल मास है एटमॉस्फेयर का 99% है, इज विद इन द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर. ये ग्राउंड सरफेस से 32 किलोमीटर हाइट तक में ही आ जाती है. मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजीनियस है. एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, इट इज हेट्रोजेनस. हेट्रोजेनस मतलब थ्रू आउट दो डेप्थ है एटमॉस्फेयर की, ये मोर देन 500 किलोमीटर, ये एक जैसा नहीं है, बल्कि यहां पे नीचे करीब 32 किलोमीटर तक में ही 99% एटमॉस्फेरिक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर है, वहां पे डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत ही कम है. द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर, बोला गया जो एटमॉस्फेयर है इसके तीन सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो एक तो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है अलग अलग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के जो अलग अलग ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या जो सल्फर के अलग अलग ऑक्साइड्स हैं, एसेट्रा. इस तरीके की गैसेस प्रेजेंट है, जैसे देयर इज ओजोन, जैसे देयर इज डिफरेंट गैसेस. आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, देयर आर डिफरेंट गैसेस. देन देयर आर वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स मतलब मॉइस्चर, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. फिर एरोसोल्स और पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है. आपको बता चुका हूं एरोसोल्स का मतलब क्या होता है. तो लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एरोसोल. तो और साथ साथ क्या प्रेजेंट है? एरोसोल्स प्रेजेंट है. मतलब बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो ये जो एयर या गैसियस आवरण है, एनवलप है, इसमें सस्पेंडेड है. ठीक है. एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है? सो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन अगर आप देखो तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आपको ऑलरेडी पता है, वैसे फिर भी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे मैंने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर शो किया है. तो यहां पे देखो जो ज्यादातर पोर्शन है वो नाइट्रोजन का है. नाइट्रोजन इज 78% के आसपास. यहां पे मैंने ये बाई वेट लिखा हुआ है, जो भी ये कंपोजिशन लिखा हुआ है मैंने इस स्लाइड में, ये बाई वेट है. बाई वॉल्यूम भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है, पर बाई वेट ज्यादा स्टेबल है, इसको जनरली हम यूज करते हैं. मतलब अगर मैं 1 किलो एयर का मास लूंगा तो उसमें 78% नाइट्रोजन है. 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब एयर के मास से चेक नहीं कर रहे हैं. तो इसमें नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 78% है, जो कि सबसे ज्यादा है, एग्जैक्टली 78.09%. उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है 20.95%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21%. उसके बाद आर्गन है, आर्गन गैस, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.93% है, यहां पे भी लिखा है 0.93%. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अप्रोक्सीमेटली 0.03%. देखो कार्बन डाइऑक्साइड 0.039 या 0.04% आप बोल सकते हो. फिर नियॉन गैस है, नियॉन गैस 0.002% है, यहां पे लिखा हुआ है
ऑल अदर गैसेज जो कि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, नियॉन के अलावा भी और बहुत सारी गैसेज है, और वाटर वेपर करीब 2% प्रेजेंट है। तो ये एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है। कंपोजिशन यहां पे स्केल पे शो किया है कि देखो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फिर देयर इज आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एसेट्रा, देन देयर इज वाटर वेपर अप टू 2%। ये कंपोजिशन इस तरीके से यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम के फॉर्म में, यहाँ पे लिख दिया गया है। सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, ये आपको याद रखना है, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय आर्गन, ये 1 2 3 है, ये आपको याद रखना है। और ये जो वेट है ये ट्रोपोस्फियर में है। एटमॉस्फेयर की तो अलग अलग लेयर है ना, एटमॉस्फेयर की अलग अलग हमने लेयर्स डिस्कस की हैं पहले, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर उसके ऊपर मीजोस्फियर है, फिर उसके ऊपर थर्मोस्फियर है, और लास्ट में जो आवरण है उसको एक्सोस्फियर बोल रहे हैं, पार्ट ऑफ या यू कैन से जहां पे थर्मोस्फियर खत्म हो रहा है। ये सब भी हमने डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो थर्मोस्फियर है वहां पे हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये एल्टीट्यूड है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम हो रहा है विद इंक्रीज इन हाइट। फिर जो थर्मोपॉज है वहां पे कुछ कांस्टेंट होता है, फिर ये बढ़ने लगता है इन स्ट्रेटोस्फियर। फिर जो स्ट्रेटोपॉज होता है वहां पे कुछ कांस्टेंट होता है, फिर ये कम होने लगता है विद इन मीजोस्फियर, और फिर ये कुछ कांस्टेंट होता है मीजोपॉज पे, फिर ये बढ़ने लगता है विद इन थर्मोस्फियर। और ये जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट है, मतलब हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसके हिसाब से जो एटमॉस्फेयर है वो 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। 4 लेयर्स कौन कौन सी है, सबसे नीचे जो अर्थ के पास है, ग्राउंड के पास है, उसको बोल रहे हैं ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मीजोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर। इनकी डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। पर ये जो भी लिखा हुआ है दिस इज विद इन द ट्रोपोस्फियर। एटमॉस्फियर हेट्रोजेनस है, मतलब अलग अलग हाइट पे कंपोजिशन अलग अलग है। ये हम विद इन 32 किलोमीटर, या विद इन 32 किलोमीटर भी नहीं बोल सकते हैं, बेसिकली ट्रोपोस्फियर जो है उसकी हाइट हमने 8 से 10 किलोमीटर लिखी है, या 10 से 15 किलोमीटर आप बोल सकते हो, इक्वेटर्स पे 15 किलोमीटर के आसपास, पोल्स पे 10 किलोमीटर के आसपास। तो ये विद इन ट्रोपोस्फियर कंपोजिशन है, ये भी आपको याद रखना है। एटमॉस्फियर का एक ब्रीफ यहां पे मैंने दे दिया है ऑलरेडी, इसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर डेडिकेट किया हुआ है, एक लेक्चर, वहां पे हमने इसको डिटेल में समझा हुआ था, तो इसके बारे में और डिस्कशन मैं नहीं कर रहा। नाउ कमिंग टू द मेट्रोलॉजी। अब मेट्रोलॉजी पे आते हैं। ये तो एटमॉस्फेयर हमने समझा, क्योंकि इसी एटमॉस्फेयर में मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, हम मेट्रोलॉजिकल स्टडीज करेंगे। तो मेट्रोलॉजी को समझने के लिए पहले हमने थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का ब्रीफ लिया। नाउ व्हाट इज द हीट ट्रांसफर प्रोसेस, हीट ट्रांसफर कैसे होती है इसको समझते हैं। तो हीट ट्रांसफर मतलब, सो वी डिफाइन हीट, हीट क्या है, एज एनर्जी, इट इज नथिंग बट एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड इनटू, जो कि सिस्टम में या तो जा सकती है या तो इससे बाहर आ सकती है। तो इट इज ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट में या तो जा सकती है हीट, या तो इससे बाहर निकल सकती है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। किसकी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग, इसके ऑब्जेक्ट और इसके सराउंडिंग से। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर इसके सराउंडिंग की जो एयर है, अगर ये एयर हॉटर है, तो ये हीट ट्रांसफर होगा इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक इसका टेम्परेचर बढ़ के इसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट जो है इसका सराउंडिंग से टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब सराउंडिंग एयर मास कूलर है, तो ये हीट को एमिट करेगा, हीट को रेडिएट करेगा, हीट को रिलीज करेगा, और इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। कब तक रिड्यूस होगा, जब तक कि ये सराउंडिंग एयर के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। ये इक्विलिब्रियम गेन करने की कोशिश करता है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पे इसको और बोल सकते हो सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया है कि वी डिफाइन हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, इसके बीच में, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग, ऑब्जेक्ट और इसके सराउंडिंग के बीच में। हीट फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा कहां फ्लो करती है, हायर से लोअर टेम्परेचर के रीजन में। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो कम वाले को हीट ट्रांसफर करके उसका टेम्परेचर अपने टेम्परेचर के बराबर लाने की कोशिश करता है। पहले मैंने ये एग्जांपल दिया था कि मान लो ये दो मेटल के ब्लॉक्स हैं, इसका टेम्परेचर लेट्स से कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर लेट्स से कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें हायर से लोअर ब्लॉक एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये जो गर्म है ये हीट ट्रांसफर करेगा टू द कोल्डर वन। कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। एग्जाम में गलती मत कर देना, दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री नहीं होगा, बट जब तक कि आप समझो दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है, सो दिस विल हैपन टिल दैट पॉइंट। वंस द टेम्परेचर बिकम्स इक्वल, हीट फ्लो स्टॉप्स। एक बार जब ये टेम्परेचर दोनों का बराबर हो जाएगा, देन हीट फ्लो विल स्टॉप। फिर बोला कि जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो मौसम विभाग से जुड़े हुए जो बोल सकते हो स्कॉलर्स हैं, जो उसकी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उन्होंने डिवाइड किया फर्दर इसको दो कैटेगरी में। जो हीट है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी, तो एक को बोला गया लेटेंट हीट,
और एक को बोला गया सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं? थोड़ा वेट कर रहा मैं, बताइए चैट बॉक्स में, बताइए क्या आपको पता है लेटेंट हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट क्या होती है, इसका मतलब आपको पता है? ट्राई टू टेल मी, ट्राई टू पार्टिसिपेट, बताइए चैट बॉक्स में, बताइए क्या आपको पता है कि लेटेंट हीट क्या होती है या सेंसिबल हीट क्या होती है? बताइए। देखो, लेटेंट हीट का हिंदी में मतलब होता है गुप्त ऊष्मा। यह है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब इट इज हिडन, इट इज नॉट रियलाइज्ड, नॉट फेल्ट बाई अस। तो ये हीट का वो हिस्सा है जो हम महसूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये गुप्त ऊष्मा है या ये लेटेंट हीट है। तो कहां पे यूटिलाइज हो रही है? सो दिस हीट इज बेसिकली कमिंग इनटू पिक्चर व्हेन द स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज्ड। जब एक पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है, मैटर के तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। व्हेनेवर इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट, तो उसमें जो हीट का आदान प्रदान हो रहा है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने पीछे डिस्कशन किया अबाउट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है हैपनिंग 24/7। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सरफेस का मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और वहां पे बताया था मैंने कि इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस होती है। वाटर की लेटेंट हीट है 585 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने के लिए 585 कैलोरीज की एनर्जी चाहिए। जब इतनी एनर्जी उनको मिल जाएगी, मोस्टली एनर्जी मिलती है बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन, तो जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एक्साइट हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है ज्यादा एनर्जी की वजह से। एनर्जी बढ़ेगी तो हमेशा ही स्टेबिलिटी कम होगी। इस प्रोसेस को मैंने इवेपोरेशन बोला था। ये जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड से गैस में, वेपर में कन्वर्ट हुआ है पानी, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, ये जो कन्वर्जन के लिए एनर्जी कंज्यूम हुई है, इसमें जो एनर्जी लगी है इसको बोल रहे हैं लेटेंट हीट। ये हमें महसूस नहीं होगी, ये गुप्त है, ये हिडन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। दूसरी जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, दैट इज व्हाट वी कॉल सेंसिबल हीट। नाम से ही समझ है, ये सेंसिबल हीट वो पोर्शन ऑफ हीट है जो हम अपने सेंसेस से सेंस कर सकते हैं। कोई चीज आप छूते हो, कोई चीज आप देखते हो, टच करते हो, फील करते हो, तो आपको वो जो फील होता है कि कितना हॉट है, कितना वार्म है, कितना कोल्ड है, उसको बोल रहे हैं इसकी सेंसिबल हीट है। तो जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हीट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, एक तो लेटेंट हीट है, दूसरा है सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट इज द एनर्जी, लेटेंट हीट वो वाली एनर्जी है जो इवॉल्व होती है व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर। अब यहां पे हमारा कंसर्न वाटर से है, तो वाटर लिखा है कि जब पानी एक से दूसरे स्टेट में चेंज करता है। जैसे आपने सुना होगा कि भाप से जलने पे ज्यादा पीड़ा होती है, ज्यादा दर्द होता है, ज्यादा डैमेज होता है इन कंपैरिजन टू अगर आप पानी से जलते हो। या अगर आप गर्म दूध से जल जाओ, आपके पैर पे मान लो दूध गिर गया गरम गरम उबलता हुआ, तो आपको ज्यादा दर्द होगा, आपको ज्यादा डैमेज होगा इन कंपैरिजन टू अगर उबलता हुआ पानी आपके पैर पे गिर जाए। क्यों? क्योंकि जो मिल्क है उसकी लेटेंट हीट, उसकी ये गुप्त ऊष्मा ज्यादा है, मतलब उसको एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इसकी हीट स्टोरेज कैपेबिलिटी ज्यादा है, इसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करके रखा हुआ है। इसी तरीके से भाप जो है, जो यू कैन से वेपर है, उसकी लेटेंट हीट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर, लिक्विड जो फॉर्म में है। इसी वजह से भाप से जलने में हमें ज्यादा पीड़ा होती है, ज्यादा तकलीफ होती है। हमें वो दिखाई तो नहीं दे रहा है, हमें इन जनरल तो फील नहीं हुआ, बट दिस वेपर हैज मोर एनर्जी, मोर लेटेंट हीट। ठीक है। So latent heat is that energy which is evolved when water changes from one state of matter to another. Example जैसे liquid water evaporates and becomes water vapor। जैसे कि जो लिक्विड पानी है, लिक्विड स्टेट में वो इवेपोरेट करके वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द एस्केपिंग वाटर वेपर, जो एनर्जी एब्सॉर्ब किया है, बता चुका हूं आपको इवेपोरेशन डिटेल में कि एनर्जी मिल रही है सरफेस वाले मॉलिक्यूल को तभी ये वेपराइज कर रहा है, तो जो ये एनर्जी मिलनी चाहिए उसको उसको बोल रहे हैं लेटेंट हीट। द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द एस्केपिंग वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स इज टर्म्ड एज लेटेंट हीट। इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गुप्त ऊष्मा? बिकॉज इट डज नॉट रिजल्ट इन टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट अफेक्टिंग सो मच। द लेटेंट हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर, बोला गया जो वाटर वेपर में लेटेंट हीट स्टोर्ड है, इज इवेंचुअली रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। जो ये हीट लेके मॉलिक्यूल गया एटमॉस्फेयर में, अल्टीमेटली ये एटमॉस्फेयर में ही रिलीज होगा। इसकी वजह से लेटेंट हीट से जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो रही है, वो बढ़ रहा है। वाटर बॉडी तो ठंडी हो रही है, उसकी कूलिंग हो रही है, पर एटमॉस्फेयर में एनर्जी जा रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। द लेटेंट हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर
इज इवेंचुअली रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन होगा तो हीट रिलीज होगा, जब वेपराइजेशन होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, एक्साइट होंगे, ज्यादा बोल सकते हो अनस्टेबल स्टेट में जाएंगे। जब उनकी एनर्जी कम होगी तो वो वेपर्स जो है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। मतलब एनर्जी लेके वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी छोड़ के वो कंडेंसेट हो रहा है, मतलब वेपर से फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। So the latent heat stored in water vapor is eventually released, ये eventually release हो जाती है in atmosphere, atmosphere में ड्यूरिंग द कंडेंसेशन, जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, दैट इज व्हेन वाटर वेपर रिटर्न्स टू लिक्विड स्टेट, यानी जब वाटर वेपर फिर से लिक्विड स्टेट में आती है ड्यूरिंग क्लाउड फॉर्मेशन। कब? जब क्लाउड, बादलों का निर्माण होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। देयरफॉर इसलिए लेटेंट हीट इज रिस्पॉन्सिबल, इसलिए बोल सकते हैं कि जो लेटेंट हीट है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। किस चीज में? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहां से कहां तक? तो फ्रॉम लैंड एंड सी सरफेस टू द एटमॉस्फेयर। अभी बताया कि जो कंडेंसेशन होगा उसमें एनर्जी रिलीज होगी, ये जो लेटेंट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं कि पानी से एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली गई। तो ये वो प्रक्रिया है जिससे सी मास या लैंड मास से जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में, इसके सराउंडिंग जो एयर है उसमें ट्रांसफर हो रही है। देयरफॉर लेटेंट हीट इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम लैंड एंड सी सरफेस, लैंड और सी सरफेस से कहां पे? एटमॉस्फेयर में। दूसरा क्या पार्ट था हीट का? सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट इज दैट हीट विच वी फील एंड इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। बोला गया सेंसिबल हीट वो वाली हीट है जो हम महसूस करते हैं और थर्मामीटर इसी वाली हीट को मेजर करता है। इट कैन बी सेंस्ड एंड हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसिबल हीट। बोला गया इसको चूंकि सेंस करा जा सकता है, हमारे सेंसेज के थ्रू महसूस करा जा सकता है, इसीलिए इसको सेंसिबल हीट का नाम दिया गया है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर आपने फिर से बचपन में पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानकारी आपको जरूरी है वो यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। पहले कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्शन और कन्वेक्शन और यू कैन से रेडिएशन, ये तीन बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। यहां पे इसको मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। देखो पहले बचपन वाला रिवाइज कर लेते हैं ताकि अभी वाली चीजें आपको और क्विकली समझ आए जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर यहां लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब एक कोई मॉलिक्यूल अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। एक मॉलिक्यूल जो दूसरा मॉलिक्यूल इससे चिपका हुआ है, इससे कांटेक्ट में है, इसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। इस तरीके की जो एनर्जी कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो रही है उसको बोलते हैं कंडक्शन। जैसे जैसे अगर यहां पे आप देखो, जैसे ठीक है, जैसे अगर आप यहां पे देखो, जैसे मान लो ये एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी गर्म किया जा रहा है। लेट सपोज कि इसमें पानी गर्म किया गया है नीचे हीटर से आग लगा के, और लेट से कि इसका हैंडल जो है वो मेटल का है, इट्स हैंडल इज मेटल, इसका मेटल का हैंडल है। तो ये जो पानी है, पानी के गर्म होने से ये जो मेटल का हैंडल है इसमें भी हीट एक्सचेंज हो रही है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को थ्रू कॉन्टैक्ट, थ्रू कंडक्शन हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये वाला जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है इसी को बोलते हैं कंडक्शन। इसी को यहां पे लिखा गया है कि ये वो एनर्जी है विच इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर ये कहां पे होता है? सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड में ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने पास पास हैं कि कंडक्शन की गतिविधि हो सकती है। अदरवाइज जो लिक्विड्स और गैसेज हैं उसमें मोस्टली कन्वेक्शन आपको ऑब्जर्व होगा। हालांकि जैसे अगर मैं यहां पे एटमॉस्फेयर की बात करूं तो देखो जो एटमॉस्फेयर में ही एक करंट्स फ्लो कर रही हैं, ऊपर से नीचे इस तरीके से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है बाय वर्टिकल टर्बुलेंस, इसको कन्वेक्शन बोल रहे हैं। पर जो ग्राउंड के कांटेक्ट में एयर है, ग्राउंड तप रहा है, धरती तप रही है बिकॉज ऑफ इनकमिंग सोलर इंसोलेशन, जो सूरज से एनर्जी आ रही है उससे ये जो ग्राउंड तप रहा है, ग्राउंड जो गर्म हो रहा है, ये अपने एडजेसेंट एयर को भी गर्म कर रहा है। दिस इज कंडक्शन। तो इसमें कंडक्शन भी है और कन्वेक्शन भी है। विद इन दिस फ्लूइड मास जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसको कन्वेक्शन बोल रहे हैं। जैसे यहां पे देखो, तो यहां पे जो आग ने गर्म किया उसको बोल रहे हैं कंडक्शन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हीट को ट्रांसफर किया गया, दिस इज कंडक्शन। पर नीचे वाला मॉलिक्यूल जब गर्म होगा, यहां नीचे के जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये गर्म होंगे, तो आपको पता है कि पानी की एनर्जी, सॉरी पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब ये हल्के हो जाएंगे। ऊपर जहां पे रिलेटिवली टेम्परेचर कम है, लेट्स से कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वर्टिकल मिक्सिंग होगी, वर्टिकल टर्बुलेंस होगा। ये ऊपर वाले नीचे आएंगे, नीचे वाले गर्म होकर लाइटर होकर ऊपर जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, ये साइकिल चलते रहेंगे और पूरा का पूरा वाटर मास गर्म हो जाएगा।
ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, मास मूवमेंट, मतलब मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, सीधा पानी ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलेशन हो रहा है, इसको कन्वेक्शन बोल रहे हैं। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसमें सर्कुलेशन के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह तक हीट को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सॉरी। जो रेडिएशन है, रेडिएशन में कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसपोर्ट एनी एनर्जी। जैसे सूरज से जो एनर्जी आ रही है पृथ्वी पे, यहां पे शो किया है, जैसे जो सूरज से एनर्जी आ रही है पृथ्वी पे, ये सूरज है, सूरज से जो एनर्जी आ रही है पृथ्वी पे, ये रेडिएशन के थ्रू आ रही है। दीज रेज आर अल्ट्रा सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इनसे जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है स्पेस से, वैक्यूम से, उसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बोल रहे हैं ये प्रोसेस क्या है, रेडिएशन। तो कंडक्शन में एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, और एनर्जी फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। अभी जो बात की कि गर्म से ठंडे में एनर्जी फ्लो करेगी। कैन अकर विद इन वन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट में ये होता है। कंटिन्यूज अंटिल ऑब्जेक्ट टेम्परेचर्स आर इक्वल, बोला गया तब तक ये हो सकता है जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। कन्वेक्शन अकर्स इन गैसेज एंड लिक्विड्स, जो कन्वेक्शन है वो गैसेज और लिक्विड्स में होता है। मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सेम डायरेक्शन, अभी दिखाया लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पे जो वर्टिकल करंट्स दिखाया, जो सर्कुलेशन दिखाया, अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। ये क्यों हो रहा है, डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से। जैसे यहां पे देखो, आपको समझाया था इन एटमॉस्फेयर की जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, और हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम होने की वजह से आप क्या बोलोगे कि ऊपर की एयर जो है दैट इज कोल्डर एंड डेंसर, और नीचे की जो एयर है वो वार्मर एंड लाइटर है। तो ये कोल्ड एयर रिप्लेस करना चाहती है, वार्म एयर राइज करना चाहती है। ये जो वर्टिकल करंट जनरेट हो रहे हैं, ये ट्रोपोस्फियर में जनरेट हो रहे हैं। वर्टिकल मिक्सिंग स्ट्रेटोस्फियर में नहीं होती है, इसलिए वहां पे मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रेटोस्फियर में स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटा होता है, हाइट बढ़ने पे डेंसिटी कम होती है, भारी मैटर नीचे होता है, हल्का मैटर ऊपर होता है, कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है, कोई सर्कुलेशन नहीं होता है। इसी वजह से जो भी फाइटर जेट्स वगैरह है, इनको हम स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाते हैं। जबकि जो भी वेदर फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी मौसम वगैरह बदल रहा है, वो सब कहां पे हो रहा है, इन द ट्रोपोस्फियर। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो ये इसी हिसाब से है, इसी हिसाब से ये चीज है, फ्रॉम कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। ये देखो, तो ये क्यों हो रहा है, इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। साइकिल अकर्स व्हाइल टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट, तब तक ये साइकिल होगी, तब तक ये सर्कुलेशन होगा, जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से डेंसिटी में डिफरेंस जनरेट होगा। रेडिएशन में एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज लाइट, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। बोला गया रेडिएशन में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे कि लाइट, जैसे कि माइक्रोवेव, लाइट मतलब विजिबल लाइट, एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट एनर्जी, ये भी मैंने आपको पीछे डिस्कशन करके बताया हुआ था, और वहां पे बताया हुआ था कि हर एक ऑब्जेक्ट एनर्जी को रेडिएट करता है। जो भी जिसने भी हीट एब्जॉर्ब किया है, वो हीट को रिलीज भी करता है। जैसे सूरज की इनकमिंग सोलर रेडिएशन से धरती तपती है, तो जब सूरज नहीं रहता है तो धरती ये एनर्जी रेडिएट भी करती है, हीट स्पेस में सप्लाई बैक भी करती है। एवरी हॉट बॉडी इज रेडिएटेड, वो अपनी एनर्जी को रिलीज भी करने की कोशिश करता है। तो बोला गया हर एक ऑब्जेक्ट एनर्जी को रेडिएट करता है। कैन ट्रांसफर एनर्जी थ्रू एम्प्टी स्पेस, ये जो रेडिएशन है, इनफैक्ट इसके लिए कोई मॉलिक्यूल या मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एम्प्टी स्पेस से भी एनर्जी को ट्रांसफर करने में सक्षम है। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो आपको जानना चाहिए, कंडक्शन। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूलर कोलिजन। जो कंडक्शन है, इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है कैसे, थ्रू इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूलर कोलिजन। इलेक्ट्रॉन से मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, या मॉलिक्यूलर कोलिजन, जिसको आपने थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन पढ़ा होगा 11th क्लास की फिजिक्स में, टक्कर का सिद्धांत अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, कि मॉलिक्यूल्स ब्राउनियन मोशन में होते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड द मोमेंटम इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एंड दे रिपल बैक ईच अदर। कभी भी वो जुड़ते नहीं है, दे कम क्लोज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन है और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन में अट्रैक्शन है, तो वो पास तो आते हैं, पर एक क्लोजेस्ट आने के बाद फिर से डेविएट कर जाते हैं, कभी भी चिपक नहीं पाते हैं, कभी भी एग्जैक्टली छू नहीं पाते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें इस तरीके से ये कोलिजन करके मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलते हैं कोलिजन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन। तो जो ये ट्रांसफर है एनर्जी का, हीट का, थ्रू कंडक्शन, ये कैसे हो रहा है, थ्रू इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूलर कोलिजन। ये इलेक्ट्रॉन से और मॉलिक्यूलर कोलिजन से होता है। फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को हीट या एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफर करी जाती है। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेज टू कंडक्ट हीट वेरी कंसिडरेबली। बोला गया अलग अलग जो पदार्थ हैं, अलग अलग जो सब्सटेंसेज हैं, इनकी हीट को कैरी करने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग है। ये आपको समझाया था, याद करो।
पीछे बोला था कि स्टील के बर्तन में आप पानी गर्म करो, पानी निकाल के रख दो किसी दूसरे बर्तन में, तो पानी बहुत देर तक ठंडा नहीं होगा, उसकी हीट स्टोरेज बहुत बेहतर है, स्टील का बर्तन जल्दी ही गर्म होगा और जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। मतलब जो ये कैपेबिलिटी है अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग है, किसी में ये ज्यादा है, किसी में कम है। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस टू कंडक्ट हीट वेरी कंसिडरेबली, अलग अलग सब्सटेंसेस की हीट कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा वेरी करती है। जो नहीं करते हैं या बहुत ही ज्यादा रेजिस्टिव इन नेचर होते हैं उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, जो बोला गया मेटल्स है वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स है। एंड एयर इज वेरी पुअर कंडक्टर, एयर बहुत पुअर कंडक्टर है, इसको हम इंसुलेटर बोल सकते हैं। एयर इज वेरी पुअर कंडक्टर वाइल यू कैन से मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर। जिसके मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा पास होंगे, जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, वहां पे कंडक्शन उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। कंडक्शन इज इंपॉर्टेंट ओनली बिटवीन अर्थ सरफेस एंड एयर इमीडिएटली इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। बोला गया जो कंडक्शन है ये बस वहां पे महत्वपूर्ण है जहां पे ग्राउंड सरफेस से एयर कॉन्टैक्ट में आ रही है, विद इन कॉन्टैक्ट जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है उसी को कंडक्शन बोल रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में अगर हम देखेंगे तो ये कंडक्शन वहां पे महत्वपूर्ण है जहां पे ग्राउंड से एयर का कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ऑब्जेक्ट्स दैट आर पुअर कंडक्टर्स आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। वो ऑब्जेक्ट्स जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनको इंसुलेटर्स भी बोला जाता है। देन दूसरा जो है उसको बोल रहे हैं हम कन्वेक्शन। सेकेंड वन इज कन्वेक्शन। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मास मूवमेंट, मास मूवमेंट मतलब कई सारे पार्टिकल्स एक साथ एज अ होल मूव कर रहे हैं, ये जो एनर्जी या हीट का ट्रांसफर है इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन। किसमें हो रहा है? ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में होता है, सच एज वाटर एंड एयर, जैसे कि पानी और हवा, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेज। ये जो तरीके का हीट ट्रांसफर है ये लिक्विड्स और गैसेज में होता है, बिकॉज दे कैन मूव फ्रीली, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनमें ब्राउनियन मोशन होता है, एंड इट इज पॉसिबल टू सेटअप करंट विद इन देम। और इनमें इस तरीके की वर्टिकल करंट्स को सेटअप करना पॉसिबल है, संभव है। कन्वेक्शन हैपेंस नेचुरली, बोला गया कन्वेक्शन एटमॉस्फेयर में नेचुरली होता है। ये जो एटमॉस्फेयर में ही, ये नीचे हवा गर्म है, गर्म हवा राइज कर रही है, ऊपर हवा ठंडी है और ये सबसाइड कर रही है, ये जो वर्टिकल करंट्स फॉर्म हो रहे हैं ये नेचुरली हो रहा है विद इन द एटमॉस्फेयर। सो कन्वेक्शन हैपेंस नेचुरली इन एटमॉस्फेयर। ऑन अ वार्म सनी डे, बोला गया जिस दिन सूरज निकलेगी, गर्म दिन होगा, एरियाज दैट एब्जॉर्ब हीट, वो एरियाज जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सपीरियंस द इंक्रीज इन दियर टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाएगी, दे विल बी एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज इन दियर टेम्परेचर। एयर मॉलिक्यूल्स एडजेसेंट टू दीज हॉट सर्फेसेज, वो जो एयर मॉलिक्यूल्स है जो इस हॉट सर्फेस के जमीन से बिल्कुल सटे हुए हैं, वो बाउंस करेंगे, दे विल बाउंस अगेंस्ट देम, उसी पे लड़ेंगे, टकराएंगे, ऊपर नीचे जाएंगे, दे विल बी बाउंसिंग मतलब उसके कांटेक्ट में आएंगे, देयर बाई गेनिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेंगे। कैसे? बाई कंडक्शन, बाई कॉन्टैक्ट, बाई कंडक्शन दे विल बी गेनिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। द हीटेड एयर एक्सपैंड्स, जो हीटेड एयर है, जब एयर को हीट करोगे, आपको पता है गैसेज को जब हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, क्योंकि P इंटू वी इज इक्वल टू M इंटू आर इंटू टी। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहले जो मल्टीप्लीकेशन था वैसे ही अभी बराबर होगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमेशा इसके बराबर होगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आपको पता है कि गैसेज या फ्लूइड्स का टेम्परेचर बढ़ने पे उनका वॉल्यूम बढ़ता है, उनकी डेंसिटी कम होती है। यही लिखा गया है कि ये जो हीटेड एयर है ये एक्सपैंड करेगी एंड बिकम्स लेस डेंस, और ये कम डेंस हो जाती है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है देन द सराउंडिंग कूलर एयर, अपने आसपास की कूलर एयर से। द एक्सपेंडेड एयर इज बॉयड, बॉय का मतलब होता है टू लिफ्ट, बायंसी आपने पढ़ा होगा, बॉय करने का मतलब होता है किसी चीज को लिफ्ट करना। बायंट फोर्स वो फोर्स होता है जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड किसी बॉडी में एग्जर्ट कर रहा है जो फ्लूइड में आ रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसको लिफ्ट करने की, इसको बॉय टू बॉय करने की जो टेंडेंसी है, इसको यू कैन से बायंसी का फोर्स बोलते हैं। सो द एक्सपेंडेड एयर, जो एक्सपेंडेड एयर है ये लिफ्ट करेगी, ऊपर राइज करेगी, बॉय करेगी अपवर्ड्स एंड राइजेस, और ये राइज करेगी एज इट्स डेंसिटी इज ऑल्सो लेस। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी भी कम है। दिस कूलर एयर बिकम्स हीटेड, इन टर्न राइजेस एंड साइकिल इज रिपीटेड। ये जो कूलर एयर है फिर ये कांटेक्ट में आएगी, ये गर्म होगी और फिर ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। दिस वर्टिकल एक्सचेंज ऑफ हीट, ये जो वर्टिकल एक्सचेंज ऑफ हीट है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कन्वेक्शन। एंड द राइजिंग एयर बबल्स आर नोन एज थर्मल्स, और ये जो राइजिंग एयर बबल्स हैं इनको बोलते हैं थर्मल्स। दीज बबल्स आर कॉल्ड एज थर्मल्स, और ये जो प्रोसेस है इसको बोल रहे हैं कन्वेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन एयर एटमॉस्फेयर, बोला गया हवा में एटमॉस्फेयर जो है, एनी एयर दैट राइजेस विल एक्सपैंड एंड कूल, कोई भी हवा जो राइज करेगी वो एक्सपैंड होगी और कूल होगी। एयर
पोल्यूशन पहला लेक्चर में डिटेल में समझाया था। राइजिंग एयर विल ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू एडियाबैटिक कूलिंग। जो उड़ने वाली हवा है, ऊपर जाने वाली हवा है, जो वर्टिकली अप मूव करने वाली हवा है, वही बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसकी बोल सकते हो ऊपर जाने पे एडियाबैटिक कूलिंग होगी, वहां पे डिटेल में समझाया था। और इस कूलिंग की वजह से हो सकता है वो ड्यू पॉइंट को रीच कर जाए, क्योंकि जो कोल्डर एयर है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेबिलिटी कम होती है। फिर उसके बाद अगर वो राइज करेगी तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है दैट विल बी प्रेसिपिटेटेड बैक, दैट विल बी यू कैन से कंडेंसेटेड बैक इनटू एटमॉस्फेयर। तो वही सेम चीज यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट यूज किया था, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो राइजिंग एयर है वो एक्सपैंड होगी, ऊपर जाएगी, वो एक्सपैंड होगी और ठंडी होगी। कैसे? एडियाबैटिक कूलिंग से। एंड दैट एयर जो सिंक करेगी, जो नीचे आएगी, उसका उल्टा होगा, दैट विल बी कंप्रेस्ड एंड वार्म्स। तो वो दबेगी और गर्म हो जाएगी। ठीक है, इसकी डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ है, तो फिर से इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। द हॉरिजॉन्टल मूविंग पार्ट या कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज विंड। जो ये सर्कुलेशन है, इसका जो हॉरिजॉन्टल मूविंग पार्ट है, इधर से इधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर या बिकॉज ऑफ डिफरेंट अदर फिनोमेनास, इसको बोलते हैं विंड, इसको हम हवा बोलते हैं। जो वर्टिकल मूवमेंट है उसको कन्वेक्शन बोल रहे हैं, उसको थर्मल्स बोल रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल विंड, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, उसको विंड बोल रहे हैं। ठीक है, इन डायग्राम से इस चीज को आप समझ सकते हो। आई होप कि ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। नाउ द ट्रांसफर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज बाय हॉरिजॉन्टली मूविंग एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। जो एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टीज है, जैसे मॉइस्चर, वेपर वगैरह, इनका जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हो रहा है, इसको एडवेक्शन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कन्वेक्शन और एडवेक्शन में क्या अंतर है, ये यहां पे समझाया हुआ है। कन्वेक्शन और एडवेक्शन में क्या अंतर है, तो कन्वेक्शन वर्सेज एडवेक्शन यहां पे शो किया है। कन्वेक्शन वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट या एनर्जी है। कन्वेक्शन क्या है? इट इज वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट और एनर्जी। और एडवेक्शन क्या है? इट इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट या एनर्जी। ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है मटेरियल का, प्रॉपर्टीज का, और कन्वेक्शन में वर्टिकल ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल, जैसे विंड ब्लोइंग अक्रॉस द बॉडी ऑफ वाटर। जैसे कोई समंदर से पानी, समुंदर से कोई हवा आ रही है, तो वो जो विंड है वो अपने अंदर मॉइस्चर ले लेगी। तो जो समुद्र के ऊपर की प्रॉपर्टीज थी एयर की, दो प्रॉपर्टीज आर ट्रांसफर्ड हॉरिजॉन्टली, इसको बोल रहे हैं एडवेक्शन। जैसे विंड ब्लोइंग अक्रॉस द बॉडी ऑफ वाटर विल पिक अप वाटर, ये पानी के वेपर्स को, विल पिक अप वाटर वेपर्स एंड ट्रांसपोर्ट इट एल्सवेयर, इसको कहीं और ले जाएंगे इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में। इसको क्या बोलेंगे? जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज है, इसको बोल रहे हैं कन्वेक्शन, सॉरी एडवेक्शन। इफ बोला गया अगर दिस एयर कूल्स, अगर ये हवा ठंडी होगी, द वाटर वेपर में कंडेंसेट इनटू क्लाउड ड्रॉपलेट्स, ये जो वाटर वेपर्स हैं ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स में कंडेंसेट हो जाएंगे एंड रिलीज लेटेंट हीट, और अपनी गुप्त ऊष्मा को ये रिलीज करेंगे। इट कैन बी सेड, ऐसा बोला जा सकता है कि हीट इज एडवेक्टेड बाई कैरीड, हीट इज एडवेक्टेड और कैरीड बाय द विंड हॉरिजॉन्टली। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हीट भी हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर हो गई, क्योंकि जो ये वेपर्स निकली, इनके पास लेटेंट हीट जब इनको मिली तभी ये वेपर में कन्वर्ट हुई। विंड इनको बहा ले गई किसी और जगह पे, और जब वहां पे कंडेंसेशन होगा तो जो लेटेंट हीट इन्होंने एब्जॉर्ब किया था अब ये रिलीज करेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो हीट है दैट इज बीन एडवेक्टेड या दैट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड यू कैन से हॉरिजॉन्टली, इस प्रोसेस को एडवेक्शन बोल रहे हैं। यहां पे इसको डिफरेंस को समझाया हुआ है। यहां पे देखो, जैसे ये एक डायग्राम से शो किया है कि कोल्ड एयर एडवेक्शन कैसे होता है। ये वार्म एयर मास है, ये कूल एयर मास है, ये इनिशियल टाइम है। शुरू में ऐसा है, यहाँ पे कूल एयर मास है, ये पानी के ऊपर नीले रंग से पानी है, दिस इज वाटर बॉडी, दिस इज वाटर, दिस इज सम लैंड। तो जो लैंड के ऊपर है वो बोल सकते हो गर्म है, दिस इज लैंड एयर मास, इसके ऊपर एयर मास गर्म है, या ऐसे समझ लो इसके ऊपर जो एयर मास है वो कूल है। अब हुआ क्या, सूरज की गर्मी आई, देखो सिंकिंग मोशन फिल गैप लेफ्ट बाय प्रोग्रेसिवली डेंसर एयर। तो अब क्या होगा, अब ये जो एयर है दिस विल बी वार्म्ड, ये गर्म होगी, गर्म होगी, ठीक है, वार्म एयर मास। ये जो एयर है दिस विल बी हीटेड एंड दिस विल बी मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, दिस विल बी मूविंग हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोल रहे हैं? कोल्ड एयर कन्वेक्शन है। ये जो ठंडी हवा है ये बहेगी, आपको कहीं ठंडी ठंडी फील होगी, ब्रीज, तो क्या बोल सकते हैं कि ये कोल्ड एयर कन्वेक्शन है, सॉरी कन्वेक्शन बोल रहा हूं, एडवेक्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोला गया कंडक्शन और कन्वेक्शन के जैसे नहीं है, नॉट अलाइक, यहां पे अनलाइक लिखा हुआ है, उसके जैसे नहीं है। जो रेडिएशन एनर्जी है ये ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रही है। एंड डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू कैरी एनर्जी, और इसको कैरी करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। रेडिएशन इज ऑफन आइडेंटिफाइड, बोला गया रेडिएशन को हम प्राय आइडेंटिफाई करते हैं बाय इफेक्ट इट प्रोड्यूसेज व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद एन ऑब्जेक्ट। बोला गया रेडिएशन को हम प्राय ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो रेडिएशन है
जो कि बिना मीडियम के भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये जब किसी बॉडी से टकराता है तो उस बॉडी पे क्या प्रभाव क्रिएट कर रहा है, क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, उसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, द रेटिनाज, जैसे जो हमारी रेटिनाज है, जो हमारी आंखों में रेटिनाज है ऑफ आवर आईज, फॉर इंस्टेंस, आर सेंसिटिव टू अ रेंज ऑफ वेवलेंथ कॉल्ड एज विजिबल लाइट। ये एक रेंज ऑफ वेवलेंथ जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं उसके लिए सेंसिटिव है। द व्हाइट लाइट इज एन एरे ऑफ कलर्स, बोला गया जो व्हाइट लाइट है ये एक एरे ऑफ कलर्स है, इसमें बेसिकली 7 रंग होते हैं, आपको पता है। ठीक है, ईच कलर करस्पॉन्डिंग टू अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ, हर एक जो रंग है वो अलग अलग वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करता है। यहां पे लिखा हुआ है मैंने विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं सफेद रंग में। 7 रंग कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम काफी ज्यादा होता है, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने शो किया है। डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये स्पेक्ट्रम काफी वाइड रेंज में है। इधर से इधर जा रहा हूं मैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, एनर्जी रिड्यूस कर रही है। अगर मैं इधर से इधर बढ़ रहा हूं तो वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग रेंज का पूरा स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे वेवलेंथ इन मीटर में शो किया है, इस ऊपर वाले स्केल में वेवलेंथ है मीटर्स में, ये वेवलेंथ बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है वेवलेंथ, इधर से इधर जाओगे तो देखो 10 की घात 3, 10 की घात 2, 10 की घात 1, 1, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -11 तक। और यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उल्टा चलेगा। ये नॉइज पोल्यूशन में भी हमने कवर किया हुआ है, पहले भी आपको इसको मैं सिखा चुका हूं। तो यहाँ पे देखो वेवलेंथ कम हो रहा है इधर जाने पे, तो इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, या इसका उल्टा, इधर आने पे वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इधर आने पे फ्रीक्वेंसी या एनर्जी कम हो रहा है। देखो 10 to power 4, 10 to power 5, 10 to power 6, सो और यहाँ पे क्या है 10 to power 20 है। और इसका कुछ पार्ट है, ये छोटा सा हिस्सा है, इस छोटे से हिस्से को बोल रहे हैं विजिबल लाइट। ये है विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट में क्या है? विबग्योर है, इसके अंदर विबग्योर है, इस विजिबल लाइट के अंदर विबग्योर है। मतलब वॉयलेट जिसको आप बोलते हो वॉयलेट कलर, इंडिगो, वॉयलेट मतलब बैंगनी, इंडिगो मतलब आसमानी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी, रेड मीन्स लाल। ये अलग अलग कलर्स हैं जो आपको मिलते हैं। और ये कलर्स कैसे हैं तो देखो यहां पे इस साइड देखो, यहां पे मैं बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी कम है, इस साइड फ्रीक्वेंसी कम है और जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। और इस साइड में क्या बोल सकता हूं कि इस साइड जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है और जो वेवलेंथ है वो कम है। मतलब यहां पे एनर्जी ज्यादा है और यहां पे एनर्जी कम है। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद एनर्जी, नॉइज पोल्यूशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो देखो जो वॉयलेट कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, इसका वेवलेंथ मिनिमम है, इसके पास एनर्जी मैक्सिमम है। जो रेड कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, इसका वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसके पास एनर्जी मिनिमम है। इधर से इधर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, इधर से इधर आ रहे हैं तो एनर्जी कम हो रही है। दिस इज ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम, ये केवल विजिबल पार्ट है। पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें केवल और केवल विजिबल नहीं होता है, उसमें केवल और केवल विजिबल नहीं होता है। ठीक है, उसमें और भी चीजें होती। तो और भी चीजें क्या होती है देखो, स्टार्टिंग विथ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। तो अलग अलग वेव्स हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी है गामा रेज के पास। सबसे कम एनर्जी किसके पास है? रेडियो वेव्स के पास। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके पास है? तो रेडियो वेव्स के पास। इसकी वेवलेंथ 10 टू पावर 3 मीटर, मतलब समझ रहे हो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर की वेवलेंथ है, मतलब एक फुटबॉल का मैदान के जैसा। और यहाँ पे देखो जो गामा रेज है इनकी फ्रीक्वेंसी, इनके रिपीटिशंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। और इनकी देखो इनकी वेवलेंथ कितनी है? तो दियर वेवलेंथ इज वेरी लेस, 10 टू पावर -11। मतलब ये मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे चले गए हैं, ये क्वांटम स्केल पे चले गए हैं इनकी वेवलेंथ को अगर आप देखोगे। पर इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो गामा रेज है और एक्स रेज है, दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय हु? दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन, यू कैन से, थर्मोस्फीयर। ये थर्मोस्फीयर में ही खत्म हो जाती हैं। थर्मोस्फीयर में जो आयनाइजेशन हुआ है वो एक्स और गामा रेज की वजह से हुआ। ये हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। जो वायलेट है, वायलेट से पहले है, वायलेट से पहले मतलब वेवलेंथ जिसकी बोल सकते हो कम है और जिसकी एनर्जी ज्यादा है, उसको बोल रहे हैं अल्ट्रा वायलेट। देखो वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट और सबसे लास्ट में क्या है? रेड। तो रेड के बाद का जो स्पेक्ट्रम है उसको बोल रहे हैं इंफ्रारेड। ठीक है, अब इसको और समझते हैं फिर और बातें करते हैं। वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट है और रेड के बाद इंफ्रारेड रेडिएशन है। वेवलेंथ रिड्यूसेज एंड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप इधर से इधर आ रहे हो
जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है और एनर्जी है वो बढ़ रही है। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। सबसे ज्यादा एनर्जी है अल्ट्रावायलेट के पास। ठीक है, जैसे मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है और एनर्जी बढ़ रही है। देखो यहाँ पे शो किया है, देखो वेवलेंथ, इधर से इधर जाओगे तो वेवलेंथ कम हो रही है और एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, और एक एग्जांपल जैसे लेमडा वायलेट का जो बैंगनी रंग है इसका वेवलेंथ कितना होता है, 0.4 माइक्रोमीटर, और रेड कलर का वेवलेंथ कितना है, 0.7 माइक्रोमीटर। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो किया है मैंने, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन है। तो इसमें आपको दो तरीके की ये स्पेक्ट्रम मिलेंगे, एक इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल और एक इस तरीके से ये ट्रांसवर्स। सो ये जो वर्टिकल फील्ड है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जो ये हॉरिजॉन्टल फील्ड है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, लोकेटेड एडजेसेंट टू रेड कलर, बोला गया रेड कलर के बगल में ही, हैविंग अ लार्जर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसको बोल रहे हैं इंफ्रारेड, विच कैन नॉट बी सीन बाय ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, बट इट इज डिटेक्टेड एट एज हीट ओनली, लेकिन इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ओनली इन फॉर्म ऑफ हीट। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि द इंफ्रारेड एनर्जी, वो जो एनर्जी जिसको इंफ्रारेड एनर्जी बोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के अलावा, इज इंटेंस इनफ, वो इंटेंस इनफ है टू बी फेल्ट एज हीट, जिसको हम हीट के जैसे फील कर सकते हैं, एंड इज रिफर्ड एज नियर इंफ्रारेड। बोला गया विजिबल लाइट को हमारी आंखें डिटेक्ट कर ही ले रही हैं, हम उसको फील कर ले रहे हैं, पर विजिबल के अलावा जो बाकी और रेडिएशंस हैं उनमें इंफ्रारेड ही ऐसा है जो हम फील कर पा रहे हैं। अब तुम सोच रहे हो सर गामा क्यों नहीं फील किए, एक्सरे क्यों नहीं फील किए, तो वो यहां तक पहुंच नहीं रही है। दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन द थर्मोस्फीयर, इन द आयनोस्फीयर इटसेल्फ, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो गई है, तो वो यहां तक पहुंच नहीं रही है। जो पहुंच रही है उसमें हम जो फील कर पाते हैं अपने सेंसेस से, अपने फिजिकल सेंसेस से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, उसको बोल रहे हैं कि दैट इज ओनली विजिबल लाइट एंड पार्ट ऑफ इंफ्रारेड, उसको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड। ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड, अगर दूसरे साइड में देखो विजिबल रेंज के, लोकेटेड नेक्स्ट टू वायलेट, तो वायलेट के बगल में जो है उसको बोल रहे हैं अल्ट्रा वायलेट है, इसको बोल रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ दैट मे कॉज सनबर्न स्किन। ये बोल रहा है कि इस तरीके की वेवलेंथ रखता है जिसकी वजह से सनबर्न हो सकता है, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है, बिकॉज इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी की वजह से ये हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं, इनकी वजह से स्किन कैंसर ऐसी जैसी पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, यहां पे मैंने टाइप्स ऑफ वेव्स लिखा है, ये क्वेश्चन पूछता है, यहां पे लिखा है कि ये प्रोडक्शन कहां से होता है, इनका यूजेस क्या है और इनसे डेंजर क्या है, अलग अलग चीजें यहां पे लिखी हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मैं गोला मार दे रहा हूं, यहाँ पे स्टार लिख दे रहा हूं। ये विजिबल रेंज स्टार्ट कहां से हो रहा है, 400 नैनोमीटर से, ये यूनिट नैनोमीटर में है, कंफ्यूज मत होना, और खत्म कहां हो रहा है, 750 नैनोमीटर में। जो एग्जाम में ऑप्शन था वो 400 से 700 था, यहाँ पे 400 से 750 शो किया है। सो दिस इज द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ओनली विजिबल लाइट, केवल विजिबल लाइट की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ वेव्स, प्रोडक्शन, यूजेज और डेंजर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स में सबसे पहले रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कहां पे प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एसी करंट से, एसी करंट जान ही रहे हो, जो बिजली के तार वार होते हैं, फ्लोइंग इन अ कॉइल ऑफ वायर, वहां पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, इनका यूज क्या है, कम्युनिकेशन में, रेडियो स्टेशन एज दे कैन ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं ये, तो इसकी वजह से इनको रेडियो या टेलीविजन वगैरह में इस तरीके के सिग्नल्स में हम यूज कर सकते हैं। इनसे आई कैंसर हो सकता है एंड अदर इल डिजीजेस, इनकी वजह से दूसरे इलनेसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं टीवी नहीं देखना चाहिए, टीवी देखने से आंख खराब होती है क्यों खराब होती है, क्योंकि दे कैन कॉज आई कैंसर। ठीक है, रेडियो वेव्स पे बेस्ड है टेलीविजन एंड रेडियो, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेडियोस होते हैं। देन माइक्रोवेव्स, तो फोटॉन्स ऑफ लाइट विद राइट फ्रीक्वेंसी, ये फोटॉन्स से रिलीज हो रहे हैं बेसिकली, जिनकी सही फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हीटिंग वाटर एंड फ्लैट मॉलिक्यूल्स, पानी वानी को गर्म करने के लिए, या फैट मॉलिक्यूल्स को, कम्युनिकेशन में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे फोन और मोबाइल सर्विसेज में या ब्लूटूथ वगैरह में ये माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। CMBR इमेजिंग में यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, एक्सप्लेन्ड लेटर इन द कोर्स, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड क्या है, सो एनीथिंग दैट हैज अ टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो एमिट्स देम। बोला गया इंफ्रारेड कहां से आ रहा है, तो जिसके पास भी टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 डिग्री केल्विन, नॉट एनीथिंग एल्स, तो जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के पास 0 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर है, वो जो हीट रिलीज करता है उसी रिलीज हीट को बोल रहे हैं इंफ्रारेड। हर एक बॉडी ये रेडिएट करता है, जो आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, इंफ्रारेड कैमरास देखे होंगे, तो वो इसी को डिटेक्ट करके शो करते हैं। ठीक है, टू हीट अप द एनवायरमेंट, कम्युनिकेशन, थर्मल कैमरा, टीवी रिमोट्स एंड लेजर्स, इसका एप्लीकेशन क्या है,
तो इन्वायरमेंट को हीटअप करने में, कम्युनिकेशन में, थर्मल कैमरा में, टीवी रिमोट है और लेजर्स में इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे माइक्रो से क्या प्रॉब्लम था, स्किन बर्न हो सकता है, इट कैन म्यूटेट सेल्स को म्यूटेट कर सकता है, कैंसर कॉजिंग हो सकता है। ये भी स्किन बर्न कर सकता है, इट कैन म्यूटेट द सेल्स एंड कॉज कैंसर। इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये सेल्स को आपके म्यूटेट कर सकता है, मतलब उनके गुणों को बदल सकता है, कैंसर भी क्रिएट कर सकता है। visible spectrum, anything that has a lot of energy that wants to come out mostly from sun's radiation। बोला गया किसी चीज के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जो बाहर निकलना चाहती है, तो वहां पे आपको विजिबल लाइट नजर आएगी। जैसे लोहा है, लोहे को गर्म कर दो तो जब उसके पास एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, उसकी हीट बहुत बढ़ जाएगी, तो वो लाल हो जाएगा, मतलब वो विजिबल रेस को एमिट करने की या रेडिएट करने की कोशिश करता है। तो ये इसका सोर्स है, मोस्टली फ्रॉम सन्स रेडिएशन। सूरज से जो रेडिएशन आ रहा है वहां से भी मोस्टली विजिबल लाइट आ रही है, क्योंकि जब सूरज नहीं होता है तो हमारे प्लेनेट पे विजिबल लाइट नहीं होती, अंधेरा हो जाता है। इसलिए बोलेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू मेट्रोलॉजी ज्यादातर ये पोर्शन कहां से आ रहा है, फ्रॉम द सन इटसेल्फ। इट इज लिटरली एवरीवेयर। अगर लिटरली देखो तो ये हर जगह है। इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड कॉज आई कैंसर। इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है और इसकी वजह से आंखों का कैंसर भी हो सकता है। फिर अल्ट्रावायलेट, सो स्टार्स एंड सन विल एमिट अल्ट्रावायलेट। जो स्टार्स और सन्स वगैरह है वो भी अल्ट्रावायलेट एमिट करते हैं। फोर्जिंग ऑफ बैंक नोट्स की फोर्जिंग में, सीक्रेट मैसेजेस इन कोडिंग में, या स्टेरलाइजिंग ऑब्जेक्ट में ये अल्ट्रावायलेट्स यूज करी जाती हैं। आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, रॉ वाटर इंजीनियरिंग में आरओ यूवी ये यूनिट्स पढ़ी होंगी। अल्ट्रावायलेट इज अ मेथड ऑफ डिसइंफेक्टिंग द वाटर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहां पे यूज कर रहे हैं, तो स्टेरलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स को स्टेरलाइज करने के लिए। स्टेरलाइज करने का मतलब उनको बैक्टीरियल एक्टिविटी से या बायोलॉजिकल एक्टिविटी से फ्री करने के लिए हम जो स्टेरलाइजेशन कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो किससे कर रहे हैं, यूवी रेस से कर रहे हैं। इट कैन आयनाइज, ये आयनाइज कर सकता है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है। एंड म्यूटेट सेल्स को म्यूटेट भी कर सकता है और कॉजेज स्किन कैंसर, इसकी वजह से भी स्किन कैंसर हो सकता है। एक्स रेज, तो ये कहां से प्रोड्यूस हो रही है, हॉट गैसेस से एमिट हो रही है ये एक्सरे। और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग अ मेटल सरफेस, अगर किसी मेटल सरफेस पे हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेंगे तो भी एक्स रेज निकलेंगी। ये सब आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, कैथोड रेज वगैरह जो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। तो एक्स रेज कहां से निकल रही है, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ मेटल सरफेस। एक्सरे इमेजिंग में इसको यूज करते हैं। सीटी और सीएटी कैट स्कैन होते हैं, सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं, वहां पे इसको यूज करते हैं। ठीक है। आयनाइजिंग एंड म्यूटिलेट सेल्स, इनके अंदर भी कैपेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, देख चुके हो, एनर्जी इनके पास काफी ज्यादा है, तो सेल को म्यूटेट कर सकते हैं, इनफैक्ट आयनाइज भी कर सकते हैं। आयनाइजेशन कौन किया था, थर्मोस्फीयर का या आयनोस्फीयर का, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है। और इनसे भी कैंसर हो सकता है। गामा रेज क्या है, तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिलीज करते हैं। जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो गामा रेज रिलीज करते हैं। पार्टिकल्स एसिलरेटर्स वगैरह जो होते हैं, जैसे सर्न सुपर कोलाइडर का जो पार्टिकल एसिलरेटर है, वहां से भी ये गामा रेज रिलीज होंगी। रेडियोथेरेपी में इसका एप्लीकेशन है, स्टेरलाइज करने में, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खत्म करने में इसका एप्लीकेशन है। और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, स्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स, उनकी स्टेरलाइजेशन में हम इसको यूज करते हैं। जो हमने हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट में जो बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ा था, उसमें भी इसको यूज किया था ड्यूरिंग, यू कैन से, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। म्यूटेट्स डीएनए, ये डीएनए को म्यूटेट कर सकता है। एंड सेल्स इन बॉडी, सेल्स को म्यूटेट कर सकता है, हमारे डीएनए को भी इफेक्ट कर सकता है। देखो, कॉजेस कैंसर, इसकी वजह से भी कैंसर कॉज हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और फिर यहाँ पे थोड़ा बेसिक और इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के क्वेश्चंस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। जैसे ये रेडियो, इसके एप्लीकेशंस लिखे हैं, टेलीविजन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड सैटेलाइट ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। माइक्रोवेव, कुकिंग में यूज करते हैं, घर में हमारे माइक्रोवेव होता है। कम्युनिकेशन में यूज करते हैं इसको, जैसे ब्लूटूथ वगैरह की जो डिवाइसेज होती हैं, सैटेलाइट ट्रांसमिशन वगैरह में इसको हम यूज करते हैं। इंफ्रारेड को कुकिंग में यूज करते हैं, थर्मल इमेजिंग में, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस में, ऑप्टिकल फाइबर्स, टीवी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, ये इसके एप्लीकेशंस हैं। विजिबल लाइट का एप्लीकेशन क्या है, विजन में, देखने में, फोटोग्राफी में एंड इल्यूमिनेशन में। ठीक है। अल्ट्रावायलेट इल्यूमिनेशन मतलब किसी चीज को बोल सकते हो इल्यूमिनेट करना, जलाना, उसको चमक उससे प्रोड्यूस करना। अल्ट्रावायलेट रेज जो है सिक्योरिटी मार्किंग में, फ्लोरोसेंट लैंप्स बनाने में, डिटेक्टिंग फोर्ज्ड बैंक नोट्स में, जो खराब बैंक की नोट्स होती हैं, आपने देखा होगा बैंक में एक मशीन होती है जिसमें अगर कोई नकली नोट होती है तो तुरंत पकड़ लेता है। सो दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस अल्ट्रावायलेट रेज प्रिंसिपल। ठीक है। ये फोर्ज्ड बैंक, जो खराब नकली नोट्स होती हैं, उनको पकड़ लेते हैं। एंड डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी इसको यूज करते हैं। एक्स रेज को कहां पे यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी ऑब्जेक्ट का, इसको एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ये काफी सारी चीजों को तो पार कर जाती है, आर पार चली जाती है। जैसे हमारी बोन्स है उसको पार नहीं कर पाती है, पर हमारा जो मांस है, जो हमारा स्किन पोर्शन है, उसको ये पेनिट्रेट कर जाते हैं।
तो इनसे हम इस तरीके के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्कैनिंग करने के लिए, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर्स बनाने के लिए, मेडिकल एक्सरेज बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। गामा रेज को कहां पे यूज कर रहे हैं? तो स्टरलाइजिंग ऑफ फूड एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, फूड और मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। एंड द डिटेक्शन ऑफ कैंसर एंड इट्स ट्रीटमेंट, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा और लिख दिया है कि रेडिएशन ट्रेवल्स वेव्स और फोटॉन्स। बेसिकली है क्या? ये एनर्जी है, फोटॉन्स h ट्रेवल कर रहे हैं। वेव्स डू नॉट रिक्वायर मॉलिक्यूल्स टू प्रोपागेट। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई मॉलिक्यूल या कोई मीडियम नहीं चाहिए होता इनके प्रोपागेशन के लिए। शॉर्टर वेव्स कैरी मोर एनर्जी देन लॉन्गर वेव्स, ये आपको याद रखना है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी, जो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। और ये विजिबल लाइट को अगर एक प्रिज्म से पास करोगे तो ये 7 रंगों में टूट जाएगा। कौन से रंग है वो? सो इट इज विब ग्योर, विब ग्योर। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस रेडिएशन। फिर इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, एक बार लेट्स चेक द टाइम। ठीक है, चलिए यहां से हम कल करेंगे। ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। अभी तो मेट्रोलॉजी पे आया ही नहीं मैं, अभी तो बेसिक चीजें मैं डिस्कस कर रहा था। अभी देखो हीट ट्रांसफर हम डिस्कस करेंगे, प्रेशर बेल्ट्स की बात करेंगे, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं इसकी बात करेंगे, और फिर आइसोबार मैप्स क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। इंडिया का आइसोबार मैप शो किया है। फिर जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है इसकी बात करेंगे हम। कोरेलिसिस इफेक्ट क्या होता है इसकी बात करेंगे। कोरेलिसिस इफेक्ट क्या है, किस तरीके से ये विंड या मूवमेंट ऑफ एयर को अफेक्ट कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स या ड्रैग के बारे में बात करेंगे। फिर बाइस बैलेट्स लॉ क्या है। फिर विंड को कैसे मेजर करते हैं, ये विंड वेन्स क्या होते हैं, या इस तरीके से यू कैन से एनिमोमीटर्स क्या होते हैं, इसको कप एनिमोमीटर बोलते हैं। फिर विंड्स के स्केल क्या है, जैसे ये ब्यूफोर्ड विंड स्केल हम यूज करते हैं विंड के इंटेंसिटी या डैमेज को दिखाने के लिए। इसके नंबर से क्या मतलब है। फिर विंड रोजेस क्या होते हैं, विंड रोज डायग्राम कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इसका क्या सेंस होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। और फिर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स, कैसे हम मेजर करते हैं, जैसे विंड कैसे हम इसकी डायरेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसकी स्पीड कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ह्यूमिडिटी कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, सोलर रेडिएशन को कैसे मेजर करते हैं। तो देखो ये सारे मेजरमेंट के मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। ये आज हो नहीं पाएगा, तो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। बाकी कल हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। टुमारो विल ट्राई टू फिनिश दिस, इस मेट्रोलॉजी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी। अगर आपके पास कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज लेट्स क्लोज दिस सेशन।